वेलकम टू बायो द नेचुरल साइंस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लास्ट 32 ईयर्स का, 32 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि 2017 तक। हम यहाँ पे केवल 2017 तक डिस्कस करेंगे और अलग से हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे 18, 19, 20, 18, 19 और 20 का एग्ज़ाम होगा तो 20 के लिए क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जब लेक्चर देख लेते हैं या लेक्चर सुन लेते हैं तो हमारे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस लगाना इम्पॉर्टेंट रहता है। जब क्वेश्चंस हम लगाएंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि जो हम पढ़ रहे थे वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में कि कोई और क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और हमें पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, क्या लेवल है क्वेश्चन का। तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन लगाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप भी क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ये एनसीईआरटी का एकदम लाइन टू लाइन क्वेश्चन आया है। वाटर पोटेंशियल जो प्योर वाटर होता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी वाटर की, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होते हैं और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होता नहीं है प्योर वाटर में। तो वाटर पोटेंशियल उसका स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है, स्टैंडर्ड यूनिट पे या स्टैंडर्ड जो सिस्टम है उसमें प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसमें ना तो वाटर बाहर मूव करेगा अगर सेल रखी जाती है तो उसमें, और ना ही अंदर मूव करेगा। तो अगर प्योर वाटर है तो उसका वाटर पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर। स्टोमेटल अपर्चर की ओपनिंग को कौन फैसिलिटेट मतलब हेल्प प्रोवाइड कराता है, तो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला ऑप्शन है डिक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। तो अगर टर्जिडिटी, गार्ड सेल की टर्जिडिटी डिक्रीज करती है मतलब स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाएगा। टर्जिडिटी मतलब डिक्रीज करती है तो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए था इंक्रीज टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। अगर गार्ड सेल की टर्जिडिटी इंक्रीज करती तब तो स्टोमेटा ओपन होता। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल्स। ये ऑप्शन सही है, एकदम करेक्ट आंसर है ये। जो हमने जो स्ट्रक्चर देखा था स्टोमेटा का जब, तो उसमें रेडियली अरेंज्ड माइक्रोफाइब्रिल थे सेलुलोज के बने। जब वाटर मूव करता है गार्ड सेल में तो सेल फ्लैंक हो जाती है, क्रेसेंट शेप की सेल हो जाती है गार्ड सेल उसकी, और सेल अप हो जाती है गार्ड सेल, जिससे कि स्टोमेटा ओपन हो जाता है। रेडियली अरेंज होते हैं इसलिए उसे रेडियली मतलब एक सर्कल की तरह उसे आउटवर्ड खींचता है। जब इलास्टिक जो लेयर होती हैं गार्ड सेल की, इलास्टिक लेयर, थिक वॉल, इलास्टिक थिन और इनर साइड में, आउटर साइड में। और नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लीजिए कि सही है गलत। लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल्स, नहीं, रेडियली अरेंज्ड होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाटर आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स, आउटर और इनर वॉल्स दोनों का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तभी ये स्टोमेटा
ओपन होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, a few drops of sap were collected by cutting across a plant stem by a suitable method. The sap was tested chemically. Which one of the following test result indicates that it is phloem sap? तो फ्लोएम सैप जो होता है एल्कलाइन होता है। ये हम कैसे देखिए, जो फ्लोएम में होता है मेनली क्या होता है, सुक्रोज और कुछ हार्मोन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स भी होता है। तो जो सुक्रोज होता है उसका सोल्यूशन स्लाइटली एल्कलाइन सोल्यूशन होता है और उसमें कुछ साल्ट भी रहते हैं फ्लोएम सैप में कुछ साल्ट भी रहता है, तो वो उसका एल्कलाइन नेचर होता है फ्लोएम सैप का। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो ही नहीं सकता इससे। एब्सेंस ऑफ शुगर, इससे कोई मतलब ही नहीं है, शुगर का ट्रांसपोर्ट करता है। रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू, रूट प्रेशर क्यों डेवलप होता है? हमने डिस्कस किया था कि रूट प्रेशर पॉजिटिव, पहला ऑप्शन देखिए, पैसिव एब्जॉर्प्शन की वजह से नहीं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन की वजह से, हाँ ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन की वजह से रूट प्रेशर डेवलप होता है। जो रूट प्रेशर होता है एक्टिव होता है, क्योंकि जो रूट प्रेशर जब वाटर एब्जॉर्ब होता है तो वाटर पोटेंशियल सेल के भीतर बढ़ता है और वो फिर सेल के भीतर वाटर पोटेंशियल बढ़ता है, फिर वाटर पोटेंशियल पुश करता है वाटर को और वो इंडोडर्मिस से होते हुए इंडोडर्मिस पेरिसाइकिल से होते हुए जाइलम में चला जाता है। तो पुश करने मतलब धकेलने में क्या होता है, फोर्स लगेगा मतलब कार्य करना पड़ेगा, मतलब एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है ड्यू टू एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो बी इज करेक्ट आंसर। इंक्रीज इन ट्रांसपायरेशन, रूट प्रेशर का ट्रांसपायरेशन इसमें कोई मतलब नहीं है। लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन सॉइल, इसका भी कोई मतलब नहीं है। फिर 5वां क्वेश्चन है, अ कॉलम ऑफ वाटर विदिन जाइलम वेसल्स ऑफ tall trees does not break under its weight because of पहला ऑप्शन है लिग्निफिकेशन ऑफ जाइलम वेसल्स। पहले ही क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। तो वाटर कॉलम जो जाइलम वेसल्स होती हैं, इसमें वाटर का एक कंटिन्यूस चेन होती है कि मतलब एक वाटर मालिक्यूल दूसरे वाटर मालिक्यूल से, तीसरे वाटर मालिक्यूल से, चौथे वाटर मालिक्यूल से, इस तरह से एक चेन में अरेंज होते हैं, जुड़े रहते हैं। और रूट जाइलम से लेकर स्टेम तक, जो स्टेम और लीफ के लीफ तक जो वाटर की कंटिन्यूस कॉलम चेन बनी रहती है, उससे वाटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ये किस वजह से जुड़े रहते हैं और ये टूटता क्यों नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, कह रहे हैं कि लिग्निफिकेशन ऑफ जाइलम वेसल्स की लिग्निफिकेशन की वजह से नहीं। लिग्निफिकेशन है तो जाइलम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगी, इसमें वाटर कॉलम में कोई इसका रोल नहीं है। पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से, जाइलम वेसल्स में पॉजिटिव रूट प्रेशर तो होता नहीं, रूट प्रेशर पेरिसाइकल, इंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स तक ही सीमित रहता है। डिजॉल्व शुगर इन वाटर में डिजॉल्व शुगर होता है नहीं, वाटर में तो मिनरल्स एंड आयन से डिजॉल्व होते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर ये करेक्ट आंसर है। 5वां आंसर करेक्ट आंसर है। 5वां आंसर करेक्ट आंसर है। तो हम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर क्या होता है, इसको हम थोड़ा समझ लें। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब वाटर की जो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स के से अटैच होने की प्रॉपर्टी होती है, उसे टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। और एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल से जो अटैच होने की प्रॉपर्टी, उसे कोहेसिव जो फोर्स होता है उस कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और जो ये मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब जो वाटर को जब खींचा जाता है, लीफ से खींचा जाता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स टूटे ना, और उसमें जो मतलब फोर्स को, खींचने वाले फोर्स को जो सहने की शक्ति होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब जो सहने की शक्ति होती है,
वाटर मॉलिक्यूल्स का, उसी को टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। मतलब कि एबिलिटी टू रेजिस्ट वाटर पुलिंग फोर्स, एबिलिटी टू रेजिस्ट पुलिंग फोर्स, ठीक है। पुलिंग मतलब खींचने वाले फोर्स को रेजिस्ट करने, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं आप वाटर। इन अ रिंग गर्डल प्लांट्स, रिंग गिर्डल्ड प्लांट, रिंग गिर्डल्ड प्लांट क्या है? जो बार्क होती है फ्लोएम की प्लांट है, उसकी जो बार्क होता है उसकी बात की जा रही है। काटने पर उसे काट देते हैं तो क्या होता है? द सूट एंड रूट डाई फर्स्ट, सूट एंड रूट डाई टुगेदर। ये कह रहे हैं कि सूट और रूट दोनों एक साथ डाई करते हैं? नहीं। नाइदर रूट नॉर सूट विल डाई, ना तो रूट नहीं। द सूट डाई फर्स्ट, द रूट डाइज फर्स्ट। तो रूट डाइज फर्स्ट, रूट पहले डेट कर जाएगा। क्यों? कि रूट जो होता है, जो रिंग गिर्डल्ड प्लांट है, रिंगिंग गिर्डलिंग एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, वो उसमें होता क्या था? प्लांट का स्टेम होता है, उसके जो आउटर लेयर होती है, मीन्स की बार्क होती है, उसको काट देते हैं। उसको काटने के बाद कुछ दिन छोड़ देते हैं। तो कुछ दिन बाद जब उसमें देखते हैं कि ऊपर जो कटा हुआ हिस्से के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है और नीचे वाला पार्ट वैसे की वैसा रहता है। तो ऊपर जब स्वेलिंग आ जाती है, इसका मतलब क्या रहता है वहाँ पे कि जो फोटोसिंथेसिस था, फूड था, वो ऊपर से नीचे आ रहा था। लेकिन अब जब उस बार्क को काट दिए तो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया और वो स्वेल अप हो गया। तो इसके लिए अब फूड बन रहा था ऊपर, तो सूट तो जिंदा रहेगा, वाटर जाइलम के थ्रू जाएगा, जाइलम को तो हमने कट नहीं किया, तो फूड नीचे नहीं जा पाएगा। फूड नीचे नहीं जा पाएगा तो रूट पहले डेड कर जाएगी। उसके बाद जब रूट डेड कर जाएगी तो उसके बाद स्टेम भी धीरे धीरे डेड करने लगेगा, ठीक है। तो रूट डाइज फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? द ट्रांसपायरेशन एंड रूट प्रेशर cause वाटर टू राइज इन प्लांट्स बाय। ट्रांसपायरेशन और रूट प्रेशर वाटर को ऊपर खींचने में किस तरह से हेल्प करता है, इसको हमें बताना है। तो पुशिंग इट अपवर्ड मतलब ऊपर धकेलता है, पुश करता है। ट्रांसपायरेशन नहीं। ट्रांसपायरेशन पुल, हमने देखा था कि ट्रांसपायरेशन पुल होता है, मतलब ट्रांसपायरेशन में वाटर को खींचता है, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन क्या है? पुशिंग एंड पुलिंग इट रेस्पेक्टिवली। ट्रांसपायरेशन पुश करता है, नहीं, धकेलता नहीं है। सी ऑप्शन है। पुलिंग इट अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ खींचता है, हाँ ये तो सही है, सी तो सही है। लेकिन रूट प्रेशर के लिए क्या बात कह रहा है? रूट प्रेशर के लिए है पुशिंग इट रेस्पेक्टिवली। तो हमारा डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ट्रांसपायरेशन में जो होता है वाटर को पुल किया जाता है, मीन्स कि खींचा जाता है, और ये खींचने में खींचा जाता है तो सब किया जाता है तो निगेटिव प्रेशर लगता है, निगेटिव होता है ट्रांसपायरेशन पुल। और रूट प्रेशर में पुश किया जाता है, फोर्स लगाना पड़ता है, धकेलता है, तो ये पॉजिटिव होता है और पुशिंग किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। विच वन गिव्स द मोस्ट वैलिड एंड रेसेंट एक्सप्लेनेशन फॉर इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट। इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट मोस्ट एक्सेप्टेड है, ये बताना है कि रेसेंट एक्सप्लेनेशन देता है जो। तो स्टार्च हाइड्रोलिसिस सबसे पहले जो दिया था, स्टार्च हाइड्रोलिसिस था। ये तो कुछ में एक्सेप्शंस देखने को मिला था। गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस, इसका कोई मतलब नहीं है। गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, लेकिन स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए कोई खास रोल नहीं है, इनडायरेक्टली रोल है। ट्रांसपायरेशन तो इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर है, इसके कोई मतलब नहीं है। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि पोटेशियम इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स। पोटेशियम इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स। पोटेशियम का इनफ्लक्स मतलब पोटेशियम अंदर आता है गार्ड सेल में, जिससे कि सेल, जब पोटेशियम अंदर आता है तो सेल क्लोज हो जाती है, गार्ड सेल्स जो होती हैं, क्योंकि वाटर पोटेंशियल उसका डिक्रीज करेगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो सेल
श्रिंक होने लगेगी। श्रिंक मीन्स कि थोड़ा सिकुड़ने लगेगी और जो स्टोमेटा है वो क्लोज्ड हो जाएगा। और जब पोटेशियम बाहर निकलेगा, मतलब कि वाटर पोटेंशियल उसका बढ़ जाएगा सेल का, गार्ड सेल का, तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसकी हम पूरी मैकेनिज्म क्वेश्चन में डिस्कस कर ही चुके हैं। Which of the following criteria does not pertain to facilitate transport? कौन सा क्राइटेरिया फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता? देखते हैं। पहला ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में, हाँ, क्योंकि इसमें प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है। जब सर्टेन क्वांटिटी में प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है, जब सभी प्रोटीन कैरियर की तरह रिएक्ट कर चुकती हैं मॉलिक्यूल्स का जिसका ट्रांसपोर्ट करना होता है, उनसे बाइंड करके जब सभी प्रोटीन यूज हो जाती हैं तो वो मैक्सिमम सैचुरेशन की पोजीशन आ जाती है। ठीक है, अब बी ऑप्शन है अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट केवल एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही होता है। अपहिल ट्रांसपोर्ट मीन्स कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जबकि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग होता है। तो ये ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है सेमी परमिएबल, क्योंकि इसमें वाटर का डिफ्यूजन होना है, जो कि हाइड्रोफिलिक है, मीन्स कि पोलर है। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है बाइलेयर होती है, नॉन पोलर होती है। तो नॉन पोलर से पोलर सब्सटेंस को जाना है तो उसके लिए स्पेशल मैकेनिज्म चाहिए। तो इसके लिए मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है ताकि पोलर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट हो सके सेल के अंदर। ठीक है, हाईली सिलेक्टिव, हाँ हाईली सिलेक्टिव होती है क्योंकि प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है। एक स्पेशल प्रोटीन स्पेशल मॉलिक्यूल के लिए ही कैरियर की तरह रिएक्ट करती है या एक्ट करती है। ठीक है, 10 क्वेश्चन है। इन लैंड प्लांट्स द गार्ड सेल डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल्स इन हैविंग साइटोस्केलेटन ये ऑप्शन नहीं है। साइटोस्केलेटन गार्ड सेल में तो होता है, लेकिन साइटोस्केलेटन जो होते हैं सभी सेल्स में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियास में एक स्पेशल पोजीशन पे, सर्टेन पोजीशन पे रखने के लिए उसमें साइटोस्केलेटन होते हैं। सभी ऑर्गेनेल को सेल में अपने अपने पोजीशन पे बनाए रखने के लिए साइटोस्केलेटन होते हैं। तो साइटोस्केलेटन तो सभी सेल में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी सभी सेल में होते हैं। पावर हाउस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सभी सेल्स में होते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। क्लोरोप्लास्ट एपिडर्मल सेल्स में जो गार्ड सेल होती है उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ये यूनिक, हम जानते हैं कि जो गार्ड सेल होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और वो फोटोसिंथेसिस भी करती है, ग्लाइकोलेट भी बनाता है और स्टार्च भी बनाता है, जो कि स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता था। 11th क्वेश्चन है गटेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ। गटेशन किसके कारण होता है? ये हमें डिफ्यूजन के थ्रू, गटेशन नहीं, डिफ्यूजन के नहीं होता। ट्रांसपायरेशन के कारण नहीं, ऑस्मोसिस के नहीं। रूट प्रेशर की वजह से गटेशन होता है। क्यों? जब हमने डिस्कस किया था रूट प्रेशर, पॉजिटिव रूट प्रेशर की, गटेशन किसके थ्रू होता है? हाइड्रोथोर्स के थ्रू। जब टेम्परेचर लो होता है एटमॉस्फेयर का इवनिंग और मॉर्निंग टाइम में, तब सूट जो लीफ टिप होती है वहाँ से एक ड्रॉप वाटर की निकलती है जो कि इम्प्योर होती है। और ये किसके कारण होता है? रूट प्रेशर। जब रूट प्रेशर हाई होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है तब गटेशन होता है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन हमारा हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। Given below is the diagram of stomatal apparatus. In which of the following all the 4 parts labeled A, B, C, D are correctly identified? ये NCERT का ही फिगर है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, डायरेक्ट NCERT से ही क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। जब से नीट होने लगा है तब से तो डायरेक्ट ही NCERT से फ्रेम किया जाता है। तो NCERT पे पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। NCERT की एक एक लाइन
ध्यान से पढ़िए, समझिए, जो पढ़ाया जाता है उसको भी समझिए, लेक्चर में जो हम पढ़ाए थे उसको भी ठीक से ध्यान से पढ़िए। इसीलिए मैं लाइन टू लाइन डिस्कस करता हूँ। और फिगर तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ या तो चिपका लीजिए या फिर बार बार एनसीईआरटी के पेज को पलट कर फिगर ही देखती रहिए। एक टाइम बनाइए कि आज मैं इस दिन फिगर ही देखूँगा, तो हर दिन फिगर, थोड़ा थोड़ा फिगर, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट हर दिन अगर फिगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि सारे फिगर कवर हो जाएंगे और फिगर से 2-4 क्वेश्चन तो पक्का ही आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिस्कस करते हैं 12th क्वेश्चन, टाइम नहीं लेते हैं। जो ए क्या है, बी क्या है, सी। तो ए या तो हम ऑप्शन से या फिर हम डायरेक्ट ही ऐसे ही कि देख लें। ये जो डी है ये एस्टिमेटल अपर्चर है, आप देख ही रहे हैं। और ये जो बी है ये सब्सिडियरी सेल हो सकती है, मान सकते हैं सब्सिडियरी सेल। ए है मेसोफिल सेल मान सकते हैं, ठीक है। और सी है गार्ड सेल, ठीक है। अब ऑप्शन से हम मिला लेते हैं कि कौन सा सही है हमारा। देखिए जो ए है हमें क्या दिया है, ए जो है मेसोफिल सेल है, डी जो है गार्ड सेल है। तो डी गार्ड सेल है, ठीक है, गार्ड सेल। सॉरी, डी जो है एस्टिमेटल अपर्चर है, ठीक है। डी जो है एस्टिमेटल अपर्चर है, तो इसमें हम देखते हैं एस्टिमेटल अपर्चर कहाँ है, ए। तो ये हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि डी जो है एस्टिमेटल अपर्चर है, सी गार्ड सेल है और बी है एपिडर्मल सेल, ए सब्सिडियरी सेल। देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्ड सेल हेल्प इन 13th क्वेश्चन, गार्ड सेल्स हेल्प इन, गार्ड सेल हेल्प मदद करती है ट्रांसपायरेशन में, हाँ ट्रांसपायरेशन में करती है। गटेशन में नो, हाइड्रोथोर्स होते हैं गटेशन के लिए। सी फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन, नो, ये तो फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन क्यूटिकल का काम है, काइटिन की जो सेल्स बनी होती है काइटिन का काम है। और डी प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग है, तो बुलीफार्म सेल्स, और बुलीफार्म सेल्स नहीं कह सकते हैं, ये थॉर्न होते हैं अगेंस्ट ग्रेजिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही यहाँ पे ए ट्रांसपायरेशन। फोर्टीन्थ क्वेश्चन है, द rupture and fractionation do not usually occur in water column in vessels tracheae during the ascent of sap because of, ये क्वेश्चन पूछा पहले भी पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन का मतलब समझिए पहले कि वाटर कॉलम जो जाइलम में वाटर कॉलम होता है वो टूटता नहीं है, वो कंटिन्यूस चेन बनी रहती है। इसका क्यों? पहला ऑप्शन है इसमें वीक ग्रेविटेशनल पुल वीक होता है इसलिए नहीं, ग्रेविटेशनल पुल से मतलब तो है लेकिन ख़ास मतलब नहीं है, ठीक है। ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से, ट्रांसपायरेशन पुल मतलब कॉन्टीन्यूस चेन बनाने के लिए होता है, इवेपोरेशन में होता है। ट्रांसपायरेशन पुल मतलब खींचा जाता है वाटर को, लेकिन ये कारण तो नहीं है कि उसका वाटर कॉलम टूटता नहीं है। लिग्निफाइड थिक वॉल्स ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है जाइलम का, ये भी ऑप्शन नहीं है। कोहेसन एंड एडहेसन, कोहेसन और एडहेसन की वजह से। कोहेसन मतलब क्या होता है? कोहेसन मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच रहते हैं, इसे कोहेसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है कोहेसन प्रॉपर्टी। और एडहेसिव प्रॉपर्टी जो होती है वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अटैच रहते हैं जाइलम की वॉल से भी, ताकि उसकी कॉन्टीन्यूस चेन बनी रहे। तो ये कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है वाटर की। ये भी एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट मॉडिफाइड क्वेश्चन है, ठीक। अब ये है टू सेल्स ए एंड बी आर कॉन्टिग्यूअस, ठीक है। 15 क्वेश्चन है।
सेल ए हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 10 atm, ऑस्मोटिक प्रेशर 10 atm है, ठीक है। टर्गर प्रेशर 7 atm एंड डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट 3 atm। सेल बी हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 8 atm, टर्गर प्रेशर 3 atm एंड डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट 5 atm। द रिजल्ट विल बी नो मूवमेंट ऑफ वाटर। तो हमें देखना है कि मूवमेंट ऑफ वाटर किधर से किधर होगा। तो हम पहले यहाँ पे टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी में डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट में रिलेशन जानते हैं ही है। डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसका कितना है, फर्स्ट सेल का 10 और टर्गर प्रेशर 7 है, तो डीपीडी इसकी 7 हो गई, 3 हो गई, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना? हाँ ठीक है, 3 हो गई। फिर उसके बाद डीपीडी 3 दिया ही है, सेल बी है, अब बी सेल में और ओपी माइनस टीपी, तो 8 है ओपी, टीपी 3 है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर 5 हो गया, तो डिफिशिएंट। तो हम जानते हैं वाटर का जो डिफ्यूजन होता है लो डीपीडी से हायर डीपीडी की तरफ होता है, लो डीपीडी से हायर डीपीडी की तरफ होता है। तो लो डीपीडी ए की है, बी की तरफ होगा। तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए टू बी, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। अब हम बात करेंगे 16th क्वेश्चन की। द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स इन सीप ट्यूब मेंबर इज सपोर्टेड बाय। ऑर्गेनिक सीप ट्यूब मेंबर्स जो होती हैं, सीप ट्यूब मीन्स कंपनियन सेल्स एंड सीप ट्यूब सेल्स, उसमें ऑर्गेनिक जो सॉल्यूट्स होते हैं उनके ट्रांसलोकेशन में कौन हेल्प करता है, ये हम देखेंगे। साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग मूवमेंट, साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग मूवमेंट तो केवल सेल के अंदर ही होता है, एक सेल के अंदर एक्टिव प्रोसेस है, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। रूट प्रेशर एंड ट्रांसपायरेशन पुल, रूट प्रेशर और ट्रांसपायरेशन पुल तो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी नहीं होता। पी प्रोटीन जो होती है फ्लोएम प्रोटीन होती है, जो ट्रांसलोकेशन में हेल्प करती है फूड के, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, मास फ्लो इन्वॉल्विंग ए कैरियर एंड एटीपी। मास फ्लो तो वाटर का मूवमेंट होता है ट्रांसलोकेशन के थ्रू, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, तो सी इज करेक्ट आंसर। अब 17th क्वेश्चन देखेंगे। पोटोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, पोटोमीटर मीन्स पोटोमीटर जो होता है, पोटोमीटर मतलब ट्रांसपायरेशन को मापने वाला यंत्र, ट्रांसपायरेशन की कितना ट्रांसपायरेशन हुआ, वाटर कितना निकला है, इसको मेजर किया जाता है। तो पोटोमीटर में ट्रांसपायरेशन पुल यूज हो सकता था। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, इसका कोई रोल नहीं होता। ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए है, ठीक है, लेकिन ट्रांसपायरेशन के लिए तो नहीं है यहाँ पे अभी। तो अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इक्वल्स टू अमाउंट द अमाउंट ट्रांसपायर्ड, तो जो ट्रांसपायर्ड वाटर होता है उतना और जो एब्जॉर्ब वाटर होता है वो बराबर होते हैं। इसके लिए कई तरह के पोटोमीटर्स हैं, जैसे सिंपल पोटोमीटर्स, गैनांस पोटोमीटर्स, फार्मर्स पोटोमीटर्स। ये एनसीईआरटी के बाहर है, लेकिन पूछ लिया गया क्वेश्चन, तो हम डिस्कस कर ले रहे हैं थोड़ा इसके बारे में। तो ये पोटोमीटर्स होते हैं, इसमें ट्यूब्स होती हैं ग्लास की और डिफरेंट अपर्चर्स होते हैं, और उसको यूज करके देखते हैं कि वाटर कितना एब्जॉर्ब हुआ और कितना ट्रांसपायर हुआ। तो उसमें पता चलता है कि जितना वाटर ट्रांसपायर्ड हुआ है उतना ही वाटर एब्जॉर्ब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 17 का आंसर हो जाएगा बी। तो रूट प्रेशर तो हो नहीं सकता। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टिप ऑफ द ट्यूब एंड दैट ऑफ द प्लांट्स, ये भी नहीं हो सकता। स्टोमेटा प्लांट ओपन ड्यू ट्यूब, जो स्टोमेटा होता है वो ओपन होता है क्योंकि इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, पहला ऑप्शन। पोटेशियम आयन जब इंटर करता है, पोटेशियम आयन जब इंटर करेगा तो कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन घट जाएगी, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, मतलब वाटर पोटेंशियल घटा। वाटर पोटेंशियल घटेगा तो हाँ स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, ठीक है।
सॉरी, जब पोटेशियम इंटर करेगा तो वाटर कंसंट्रेशन घटेगी, गार्ड सेल का वाटर कंसंट्रेशन घट जाएगा। जब वाटर कंसंट्रेशन घट जाएगा तो बाहर से वाटर मूव करके आएगा गार्ड सेल में। वाटर जब मूव करके आएगा तो फिर से वाटर कंसंट्रेशन बढ़ेगा और सेल स्वेलअप हो जाएगी। जब सेल स्वेलअप हो जाएगी तो जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाएगा। रेडियल माइक्रोफाइब्रिल्स भी होती हैं, वो हेल्प करती हैं ओपन करने में। तो जब पोटेशियम इंटर करता है सेल में तो कंसंट्रेशन वाटर की घटती है, जिसकी वजह से बाहर से वाटर अंदर सेल में आता है और कंसंट्रेशन वाटर की बढ़ जाती है सेल में, और फाइनली सेल स्वेलअप हो जाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। स्टोमेटल अपर्चर क्रेसेंट शेप का हो जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, इफ्लक्स होगा पोटेशियम जब बाहर निकलेगा तो कंसंट्रेशन वाटर की बढ़ जाएगी सेल में, गार्ड सेल में, और जब कंसंट्रेशन वाटर का बढ़ जाएगा तो सेल से बाहर वाटर निकलेगा, और सेल से बाहर वाटर निकल जाएगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इनफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस नहीं, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन देखते हैं हम। मेन फंक्शन ऑफ लेंटिसेल। लेंटिसेल हम डिस्कस किए थे कि जो वुड प्लांट होते हैं उनमें लेंटिसेल्स होते हैं लेंस लेंस की तरह, और उनमें कम्प्लीमेंट्री सेल्स भी होती हैं, ढेर सारी दूसरी सेल्स होती हैं। तो मेन फंक्शन है लेंटिसेल का क्या? ट्रांसपायरेशन में थोड़ा सा हेल्प करती हैं, लेकिन मेन फंक्शन इसका नहीं होता। गटेशन हाइड्रोथोट से होता है। ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा से मेनली होता है 90%। गैसियस एक्सचेंज इसका मेन फंक्शन है लेंटिसेल का। ठीक है, ब्लीडिंग तो जब इंजरी हो जाती है तब होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। 20th क्वेश्चन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू स्टोमेटा का बंद होना और खुलना क्यों होता है क्योंकि हार्मोनल चेंज इन गार्ड सेल, हार्मोनल चेंज होता है गार्ड सेल में। नहीं, चेंज इन टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल। ठीक है, टर्गर प्रेशर गार्ड सेल के चेंज होता है तब स्टोमेटा ओपन या क्लोज होता है। जब टर्गर से प्रेशर बढ़ता है गार्ड सेल की तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है और सेल टर्जिड हो जाती है, और जब टर्गर प्रेशर घटता है गार्ड सेल की स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाता है जब सेल फ्लैसिड हो जाती है। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज की वजह से नहीं, रेस्पायरेशन की वजह से नहीं, तो हमारा बी इज करेक्ट आंसर। 21st क्वेश्चन है, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स डिपेंड्स ऑन। मिनरल्स का पैसिव एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है किस पर? टेम्परेचर पे। पैसिव एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर पे हाँ डिपेंड तो करता है, टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स पे। मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स पे तो नहीं डिपेंड करता, लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सी, मेटाबॉलिक इनहिबिटर पे नहीं डिपेंड करता क्योंकि ये पैसिव है। ह्यूमिडिटी पे, पैसिव एब्जॉर्प्शन जो ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड कर सकता है, तो इसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में सूटेबल आंसर हमें देखना है। तो क्या होगा? पैसिव एब्जॉर्प्शन जो होता है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन इनडायरेक्टली थोड़ा कम होगा, और टेम्परेचर तो पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स तो टेम्परेचर पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर अगर हाई होगा तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा, ट्रांसपायरेशन जब ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता जाएगा, और पैसिव एब्जॉर्प्शन हम जानते ही हैं पैसिवली ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है वाटर। पैसिव जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ज़्यादा होता है, बल्क होता है थ्रू एपोप्लास्टिक पाथवे। ठीक है, तो हमारा ये आंसर मोस्ट सूटेबल है। अगर इसमें ह्यूमिडिटी साथ में देता तो वो भी हम ले लेते, लेकिन अभी टेम्परेचर मोस्ट सूटेबल आंसर है। ग्लाइकोलेट इंड्यूसेस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इन। ग्लाइकोलेट इंड्यूस करता है स्टोमेटा की ओपनिंग में जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, लो CO2 कंसंट्रेशन में,
तो ये क्वेश्चन हम बताते हैं कि जब जेलिट एक साइंटिस्ट थे, जेलिट ने ग्लाइकोलेट इंड्यूस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए एक कंसेप्ट दिया था, ग्लाइकोलिक एसिड और ग्लाइकोलेट शटल। तो उन्होंने बताया कि जो ग्लाइकोलिक एसिड है ये गार्ड सेल में बनता है जब कंसंट्रेशन CO2 की कंसंट्रेशन कम होती है, तो ग्लाइकोलिक एसिड बनता है गार्ड सेल में। और यही ग्लाइकोलिक एसिड कार्बोहाइड्रेट बनाता है, मीन्स स्टार्च बनाता है। इसके साथ ही जब ये बनता है तो इसके साथ ही ऑस्मोटिकली एक्टिव मटेरियल बनता है और कुछ ATP भी बनती हैं। इसी समय ग्लाइकोलेट और ग्लाइऑक्सीलेट शटल के समय ATP बनता है और यही ATP गार्ड सेल में वाटर को पंप कर देता है। ATP के थ्रू एनर्जी चाहिए ना गार्ड सेल में वाटर को पंप करने के लिए, क्योंकि बाहर वाटर का कंसंट्रेशन थोड़ा कम होगा। तो गार्ड सेल में वाटर को जब पंप किया जाएगा तो गार्ड सेल में वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, मीन्स वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, सेल स्वेल अप हो जाएगी, फूल जाएगी, मीन्स क्रेसेंट शेप में बन जाएगी और स्टोमेटा फाइनली ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोडिंग ऑफ फ्लोएम इज रिलेटेड टू। फ्लोएम की लोडिंग जो है रिलेटेड है, लोडिंग ऑफ फ्लोएम मीन्स कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, लोडिंग हो चाहे अनलोडिंग हो फ्लोएम की। सीव ट्यूब मेंबर मीन्स सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल में जब सब्सटेंस का, सीव ट्यूब में तो न्यूक्लियस होता नहीं, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस होता है, तो इसी सीव ट्यूब से सिस्टर सेल कहते हैं या सीव ट्यूब मेंबर्स कहते हैं। तो इसमें क्या है, लोडिंग ऑफ फ्लोएम इज रिलेटेड टू, पहला ऑप्शन है इंक्रीज ऑफ शुगर इन फ्लोएम, फ्लोएम में शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ता है, हाँ ठीक है, हो सकता है ये। इलोंगेशन ऑफ फ्लोएम सेल, नहीं, ये इसका कोई मतलब ही नहीं है। सेपरेशन ऑफ फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम पैरेंकाइमा का सेपरेशन होता है, नहीं ये भी नहीं। फ्लोएम पैरेंकाइमा तो स्टोरेज का काम करता है। स्ट्रेंथिंग ऑफ फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर का स्ट्रेंथिंग हो जाना मतलब उसकी लिग्निफाइड हो जाना है, नहीं ये भी नहीं है। तो पहला इंक्रीज ऑफ शुगर इन फ्लोएम, फ्लोएम में शुगर कंटेंट बढ़ता है तो इसी को कहते हैं लोडिंग ऑफ फ्लोएम, मीन्स कि शुगर कंटेंट का फ्लोएम में एंट्री करना। और ये होता किसके हेल्प से है, कंपेनियन सेल के हेल्प से, और सीव ट्यूब में लोडिंग होती है एक्टिवली। कंपेनियन सेल अपना ATP न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है सीव ट्यूब को और ATP देता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 24th क्वेश्चन की, द मूवमेंट ऑफ आयंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विल बी, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। 25th क्वेश्चन है, इन सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर प्लांट्स। जैसा कि हम जानते हैं जो पूरा वाटर ग्रेविटेशनल वाटर, नहीं ये तो है नहीं, ग्रेविटेशनल वाटर तो जो अनअवेलेबल होता है, वाटर अनअवेलेबल होता है और ये ट्यूबवेल से ही निकलता है ग्रेविटेशनल वाटर। केमिकली बाउंड वाटर भी अनअवेलेबल होता है, केमिकल से बाइंड होते हैं, इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते प्लांट। कैपिलरी वाटर इज करेक्ट आंसर। कैपिलरी वाटर जो होता है वाटर के लिए अवेलेबल होता है और यही वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट हेयर के थ्रू। हाइग्रोस्कोपिक वाटर तो जो VAM वैस्कुलर मेटाबॉलिज्म होती है ऑर्किड के साथ, उसमें हाइग्रोस्कोपिक वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। ह्यूमिडिटी
ह्यूमिडिटी के फॉर्म में उसे ऑब्जर्व कर लिया जाता है, उसे हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सी आंसर करेक्ट है। द वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज, वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का 0 होता है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी 0 ही होगा, क्योंकि जब वाटर पोटेंशियल 0 है तो जो प्योर वाटर है उसमें टर्गर प्रेशर होगा नहीं। टर्गर प्रेशर कौन एग्जर्ट का है, उसमें टर्गर प्रेशर होगा नहीं। जब टर्गर प्रेशर नहीं होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल के बराबर ही होगा। ऑस्मोटिक पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल के बराबर ही होगा, तो दोनों ही 0 होंगे। ठीक है, 26 का डी इज करेक्ट आंसर। 27th क्वेश्चन है, व्हेन अ सेल फुली टर्जिड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 0। जब सेल फुली टर्जिड होगी मतलब कि सेल होगी तो टर्गर प्रेशर 0 होगा उसका। ठीक है, फुली टर्जिड है तो टर्गर प्रेशर उसका 0 होगा, सेल अप है। वाटर पोटेंशियल फुली टर्जिड है, वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। वाल प्रेशर भी मैक्सिमम होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा ये भी मैक्सिमम होगा। तो हमारा टर्गर प्रेशर जो है, फुली टर्जिड सेल है तो टर्गर प्रेशर हमारा 0 होगा। ठीक है, सेल का टर्गर प्रेशर 0 होता है जब सेल फुली टर्जिड होती है। जब सेल फुली टर्जिड होगी, फुली टर्जिड है सेल मतलब कि वाटर पोटेंशियल उसका मैक्सिमम है, वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा और टर्गर प्रेशर भी उसका मैक्सिमम ही होगा। वाटर पोटेंशियल जब मैक्सिमम होगा तो टर्गर प्रेशर भी मैक्सिमम होगा, तो वाटर पोटेंशियल इसका 0 हो जाएगा। और वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम मतलब कि 0 वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। विथ एन इंक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ सेल द वॉल प्रेशर विल बी। अगर सेल की टर्जिडिटी बढ़ती है तो वॉल प्रेशर क्या होगा, वॉल प्रेशर भी बढ़ेगा। जब टर्जिडिटी बढ़ेगी तो वॉल प्रेशर भी बढ़ेगा। कैसे, वॉल प्रेशर मतलब टर्गर प्रेशर। जब वाटर मूव करेगा सेल में तो सेल में वाटर मूव करेगा तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा तो वाटर प्रेशर क्रिएट करेगा वॉल पे। तो इससे वॉल पे जब प्रेशर क्रिएट करेगा तो वही टर्गर प्रेशर होता है। टर्गर प्रेशर बढ़ेगा मतलब कि वॉल प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका हमारा सी आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स टेक्स प्लेस। बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन सॉल्यूट का होता है मतलब अपर अप और लोअर साइड, लेफ़्ट एंड राइट भी होता है। मल्टी डायरेक्शनल तो ये पैरेन्काइमा ट्रांसलोकेशन में होता ही नहीं। स्टोरेज ऑर्गन है। कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए होती है मेनली, और जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है। और वाटर का कंडक्शन हम जानते हैं कि केवल एक डायरेक्शन में होता है, लोअर टू अपर साइड, मीन्स की सूट की तरफ। और फ्लोएम बाई डायरेक्शनल फ्लो करता है फूड का, मीन्स की। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन है, व्हेन वाटर इंटर्स इन रूट ड्यू टू डिफ्यूजन इज टर्म्ड एज। जब वाटर मूव करता है डिफ्यूजन के थ्रू, वाटर मूव करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहेंगे। डिफ्यूजन के थ्रू मूव करेगा तो इसे हम ऑस्मोसिस कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे लिखा है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन नहीं लिखा है। अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर मेम्ब्रेन का नाम लेता है यहाँ पे, तब तो हमारा आंसर हो जाता है ऑस्मोसिस। चूँकि यहाँ पे ऑस्मोसिस जो होता है वो उसमें मेम्ब्रेन चाहिए, तो मेम्ब्रेन तो यहाँ पे लिखा नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि पैसिव एब्जॉर्प्शन। ये बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31st क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल ऑफ कॉर्टेक्स टू एडजेसेंट वन इन रूट्स इज ड्यू टू।
मतलब वाटर का मूवमेंट क्वार्टेक्स से दूसरे क्वार्टेक्स सेल या फिर अदर सेल में होता है, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट्स इन द सेल, इनऑर्गेनिक साल्ट के एक्यूमुलेशन के कारण सेल में। और बी ऑप्शन है एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द सेल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक्यूमुलेशन के कारण सेल में। वाटर पोटेंशियल के कारण, केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण। तो जो वाटर का मूवमेंट होता है एडजेसेंट कॉर्टेक्स सेल में, तो ये हमारा हो जाता है वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से, क्योंकि वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है हायर वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट से वाटर का मूवमेंट लोअर वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की तरफ होता है। तो इसीलिए मतलब कि जब सेल बाहर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, सेल कॉर्टेक्स में आया तो हायर वाटर पोटेंशियल है। जैसे जैसे एंडोडर्मिस पेरिसाइकल और जाइलम की तरफ बढ़ते हैं वाटर पोटेंशियल घटता जाता है, क्योंकि इवापोरेटिव लॉस होता रहता है ट्रांसपायरेशन में वाटर का, तो वाटर पोटेंशियल घटता जाता है और यहाँ पे हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर मूव करता है। मतलब कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस पेरिसाइकल से जाइलम के थ्रू लीफ तक पहुँच जाता है वाटर। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 32nd क्वेश्चन हम देखते हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स यूजुअली अकर्स इन द फॉर्म ऑफ, कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन हम जानते हैं कि ग्लूकोज के फॉर्म में यूटिलाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी के लिए, और माल्टोज तो होता ही नहीं है। स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसलोकेशन होता है, क्योंकि सुक्रोज ही स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, हाँ, और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है। स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसलोकेट होता है। तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गार्ड सेल्स व्हेन शुगर इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च द स्टोमेटल पोर, जब गार्ड सेल में शुगर कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, शुगर जब कन्वर्ट होता है स्टार्च में, तो जब स्टोमेटा पोर कन्वर्ट होता है, तो इसके हम मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं पहले ही। जब गार्ड सेल में शुगर स्टार्च में कन्वर्ट होता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और कैसे उसको हम देखेंगे। रात के समय जब रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, तो CO2 बाहर तो CO2 रिलीज तो होगा ही, तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा है, तो वो एक्यूमुलेट होता रहेगा CO2 सेल में। CO2 एक्यूमुलेट होता रहेगा, तो CO2 एसिडिक है, तो एसिडिटी बढ़ जाएगी गार्ड सेल की। जब एसिडिटी गार्ड सेल की बढ़ जाती है तो शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। फेवरेबल कंडीशन होती है शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट, मतलब स्टोर किया जाता है एसिडिक कंडीशन में। और गार्ड सेल का जो प्रेशर होता है वो घट जाता है, गार्ड सेल का प्रेशर घट जाएगा। जब गार्ड सेल का प्रेशर घट जाएगा तो सेल फ्लैसिड हो जाएगी, और सेल फ्लैसिड होगी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो स्टोमेटा यहाँ पे कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, सी ए इज करेक्ट आंसर। 34 जो है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन विल बी हायर एट, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ट्रांसपायरेशन रेट जो होगा हायर होगा कहाँ पे, ट्रांसपायरेशन रेट हायर होगा जैसे जैसे सी लेवल से हम बढ़ते हैं ऊपर। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ए सी लेवल पे 1 किलोमीटर बिलो सी लेवल के 1 किलोमीटर नीचे, 1 किलोमीटर अबव सी लेवल, 1.5 किलोमीटर अबव सी लेवल। जैसे जैसे सी लेवल से हम बढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा मतलब ट्रांसपायरेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रेशर प्लांट के अंदर प्रेशर ज़्यादा रहेगा और बाहर प्रेशर कम रहेगा, तो हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वाटर मूव करेगा, मतलब ट्रांसपायरेशन बढ़ जाएगा। तो 1.5 किलोमीटर सी लेवल से यहाँ पे ट्रांसपायरेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो डी आंसर इज करेक्ट आंसर हमारा। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ऑर्गेनिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर, एक बार हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ऑर्गेनिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर,
ऑर्गेनिक स्टार्च का ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्जन किस लिए रिक्वायर्ड होता है? पहला ऑप्शन है स्टोमेटल ओपनिंग के लिए, दूसरा ऑप्शन है स्टोमेटल क्लोजिंग के लिए, स्टोमेटल फॉर्मेशन के लिए, और लास्ट ऑप्शन है स्टोमेटल एक्टिविटी के लिए। तो हम पहले स्टार्च टू ऑर्गेनिक एसिड, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोमेटल ओपनिंग के लिए। कैसे, इसको हम पहले समझते हैं। पहले यह माना जाता है कि ऑर्गेनिक एसिड के अलावा गार्ड सेल की जो टर्जिडिटी मेंटेन होती है पोटेशियम और कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन से भी। और जो स्टोमेटा ओपन होता है, जब स्टार्ट होता है, ओपनिंग स्टार्ट होती है जब पोटेशियम जो हाइड्रोजन आयन है वो गार्ड सेल से बाहर निकलता है और पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन गार्ड सेल में इंटर करता है। जब हाइड्रोजन आयन सेल से बाहर निकलता है तो सेल की जो एसिडिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है, और सेल की एसिडिटी डिक्रीज करेगी तो स्टार्च जो होगा मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टार्च मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टोमेटा जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 35 का क्वेश्चन फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो है 36 आंसर है इन टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स टेम्परेचर एंड रेनफॉल्स कंडीशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स में टेम्परेचर और रेनफॉल कंडीशन अगर ज़्यादा है तो इन्फ्लुएंस्ड बाय वाटर ट्रांसफॉर्मेशन, वाटर के ट्रांसफॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करेंगी, ट्रांसपायरेशन को इन्फ्लुएंस करेगी। हाँ, ट्रांसपायरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हम समझते हैं कैसे। जब टेम्परेचर और रेनफॉल ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो ट्रांसपायरेशन बढ़ जाता है, और जब रेनफॉल ज़्यादा होती है तो ट्रांसपायरेशन घट जाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर की और वाटर का लॉस कम होता है और ट्रांसपायरेशन घट जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन 36 का 37th आंसर है गटेशन इज मेनली ड्यू टू। गटेशन की मेनली होता है क्योंकि रूट प्रेशर, ऑस्मोसिस, ट्रांसपायरेशन, इम्बाइबेशन। तो हम जानते हैं गटेशन रूट प्रेशर के थ्रू होता है हाइड्रोथोट के कारण, हाइड्रोथोट से। तो हमारा ए आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37th के बाद 38th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इन द प्लांट। ट्रांसपायरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पोटोमीटर की ज़रूरत होती है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को मेजर करने। और बैरोमीटर जो है बैरोमीटर होता है प्रेशर को मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, तो हमारा बी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नाइन्थ क्वेश्चन है वाटर मूवमेंट बिटवीन सेल इज ड्यू टू। वाटर का मूवमेंट होता है सेल के बीच में क्योंकि टीपी टर्गर प्रेशर की कारण, टर्गर प्रेशर से तो सेल बल्ज आउट होती है, वाल प्रेशर के कारण सेल बल्ज आउट होती है, स्वेल अप होती है। डीपीडी के कारण, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट के कारण वाटर का मूवमेंट होता है। लो डीपीडी से हायर डीपीडी की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है, और डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब 14th क्वेश्चन है द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर एसेंट ऑफ सैप इन द ट्रीज इज। हम एसेंट ऑफ सैप जानते हैं ट्रीज में, तो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है एसेंट ऑफ सैप के लिए? कैपिलैरिटी क्या है? ये नहीं हो सकता। रोल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पल्सेशन एक्शन ऑफ लिविंग, ट्रांसपायरेशन पुल एंड कोहेशन थ्योरी ऑफ डिक्सन एंड जॉली। तो डी आंसर इज करेक्ट आंसर। तो डी हमारा सही ऑप्शन है, यही चूज करना था। और कैपिलैरिटी क्या है? कैपिलैरिटी है मतलब कि वाटर की नैरोइंग ट्यूब में
मूव करने की एबिलिटी को कैपिलैरिटी कहते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 14 फर्स्ट क्वेश्चन है, इन सॉइल द वाटर 41st क्वेश्चन, द वाटर अवेलेबल फॉर रूट एब्जॉर्प्शन इज, रूट एब्जॉर्प्शन, रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करने वाला वाटर जो अवेलेबल होता है उसे क्या कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले ही, कैपिलरी वाटर कहते हैं, कैपिलरी वाटर कहते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर तो यूज ही नहीं करता है, या ट्यूबवेल से या सबमर्सिबल से निकाला जाता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो ह्यूमिडिटी में वाटर होता है, कंबाइंड वाटर यूज ही नहीं होता, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 41st क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसलोकेशन इन एंजियोस्पर्म इज, प्रिंसिपल पाथवे है वाटर ट्रांसलोकेशन एंजियोस्पर्म में, सीप सेल से तो फूड का फोटोसिंथेसिस का ट्रांसपोर्ट होता है। सीप ट्यूब एलिमेंट्स है, सीप ट्यूब एलिमेंट्स क्या है, सीप ट्यूब सेल और कंपनियन सेल, तो इससे तो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। जाइलम वेसल से, ठीक है, हाँ, जाइलम वेसल से वाटर का ट्रांसलोकेशन होता है। और जाइलम एंड फ्लोएम से, जाइलम से वाटर का, फ्लोएम से फूड का, तो सी आंसर इज करेक्ट। 14 थर्ड ऑप्शन है, क्वेश्चन है, अ बॉटल फिल्ड विथ प्रीवियसली मॉइस्चर्ड मस्टर्ड सीड एंड वाटर वाज स्क्रू कैप्ड टाइटली एंड केप्ट इन कॉर्नर, इट ब्लू अप सडनली आफ्टर about half an hour, the phenomenon involved is, एक बॉटल है उसे में मस्टर्ड सीड मॉइस्चर करके रख दिया गया, कुछ देर बाद बॉटल फट जाती है, तो इसका क्या कारण है। जैसे हम जानते हैं कि सीड में वाटर बहुत कम होता है, तो और वाटर जब मॉइस्चर किया गया तो वाटर डिफ्यूज करके सीड में चला जाएगा, और सीड में जब जाएगा तो सीड फूलेगा, बल्ज आउट होगा, और सीड फूलेगा तो एरिया बढ़ेगा, और वाटर क्योंकि टाइट है, बॉटल क्योंकि टाइट है, तो वो बॉटल फट जाएगी, तो इम्बाइबेशन होता है। इम्बाइबेशन के डिफ्यूजन के थ्रू ज़्यादातर तो होगा, डिफ्यूजन के थ्रू, लेकिन चूँकि ये सीड में है तो इम्बाइबेशन के थ्रू होगा। इम्बाइबेशन इस फिनोमिना को डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और इस फिनोमिना को इम्बाइबेशन कहते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब 44th क्वेश्चन हम देखते हैं, मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट मूव टू द लीफ थ्रू, मिनरल जो एब्जॉर्ब होता है रूट के थ्रू मूव करता है, वो रूट के मिनरल जो एब्जॉर्ब होता है रूट के थ्रू, वो रूट के द्वारा जो मिनरल्स एब्जॉर्ब होता है वो लीफ तब कैसे मूव करता है, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट मूव टू द लीफ थ्रू, मिनरल जो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है वो लीफ तक कैसे पहुंचता है, जाइलम के थ्रू, फ्लोएम के थ्रू, सीप ट्यूब्स के थ्रू, नॉन ऑफ द, तो जाइलम के थ्रू मिनरल्स पहुंचते हैं, ये हम जानते हैं, और फ्लोएम के थ्रू फोटोसिंथेसिस पहुंचता है, सीप ट्यूब के थ्रू फोटोसिंथेसिस पहुंचता है, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। 45th क्वेश्चन है, स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज ड्यू टू, स्टोमेटा ओपन होता है और क्लोज होता है क्योंकि सर्कैडियन रिदम तो ह्यूमन बॉडी में होता है, जेनेटिक क्लॉक भी होती है, ठीक है, लेकिन ये तो नहीं होता है। प्रेशर ऑफ गैसेस इनसाइड द लिप्स, प्रेशर की वजह से नहीं होता। टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल, जब टर्गर प्रेशर गार्ड सेल की टर्जिडिटी घटती बढ़ती है तो स्टोमेटा, जब टर्जिडिटी बढ़ती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और जब घटता है तो स्टोमेटा क्लोज होता है, तो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो है 46th क्वेश्चन है, फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट रिजल्ट इन रिड्यूस्ड फोटोसिंथेसिस। फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट जो होता है एंटी ट्रांसपायरेंट होता है, ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी यह क्वेश्चन दिया गया है था, अभी है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, आप देखेंगे जो हम लिंक भेजे हैं लेक्चर के, जब लेक्चर कर रहे थे तो उसमें लिंक दिए हैं, उसमें देखेंगे आप तो वहाँ पे दिया गया है एंटी ट्रांसपायरेंट क्या है, तो नेम लिखने के लिए कहा गया था, तो यहाँ पे एंटी ट्रांसपायरेंट हो जाएगा रिड्यूस्ड ट्रांसपायरेशन, तो बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर।
ठीक है। ट्रांसपायरेशन इज लीस्ट इन, ट्रांसपायरेशन सबसे कम होगा कहाँ पे, गुड सॉइल मॉइस्चर में, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा, हाँ ये हो सकता है। हाई विंड वेलोसिटी में ज़्यादा होगा ट्रांसपायरेशन, ड्राई इन्वायरमेंट में ज़्यादा होगा, हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी में, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तब ट्रांसपायरेशन सबसे कम होगा। तो डी ऑप्शन इज मोस्ट सूटेबल है डी ऑप्शन। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू, वाटर पोटेंशियल इक्वल होता है, वाटर पोटेंशियल हम जाते हैं तो सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल के बराबर होता है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आज हम ये डिस्कस कर गए हैं पिछले 32 ईयर्स 1980 से लेकर 2017 तक 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर, पिछला 10 ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपके लिए सफिशिएंट है। अगर इतना क्वेश्चन ना लगाएं तब भी बन जाएगा क्वेश्चन, पिछले 10 साल के क्वेश्चन से ही काम बन जाएगा। लेकिन ये आप रहेंगे तो कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर रहेगा। आप देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस वैसे एनसीईआरटी से फ्रेम किए गए थे और जो जितना हम पढ़े थे वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन जो भी लेक्चर आप पढ़ें उसका क्वेश्चन ज़रूर देखें, क्वेश्चंस लगाइए डिफरेंट, कई जगह से क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, ठीक है। क्वेश्चंस लगाते रहें और भी क्वेश्चन पेपर ख़रीद लीजिए और उसे सॉल्व करते रहें। क्वेश्चन लगाएंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और चीज़ें याद रटनी नहीं पड़ेगी, समझ में आने लगेंगी और याद भी होते जाएंगी, ठीक है। तो अगले एपिसोड में हम फिर कोई क्वेश्चंस पेपर लेकर आएंगे।